हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है बच्चों अपनी एक नई क्लास और इस क्लास का नाम है अपनी चाय पत्ती वाली क्लास। चाय पत्ती वाली क्यों? क्योंकि अब चाय पत्ती का समय है तो बिल्कुल चाय पत्ती वाली क्लास। लेकिन चाय नहीं पीनी, ध्यान रखना। क्या करना है, ये जो क्लास आएगी एवरीडे आपको मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग यानी 6:30 बजे मिलेगी। तो 6:30 बजे जो क्लास मिलेगी, इस क्लास का जो नाम है ये है चाय पत्ती वाली क्लास। और इसमें हम चैप्टर वाइज अब करेंगे, जैसे कैप्सूल सीरीज कैसे होता है उस तरीके से हम इस क्लास को करने जा रहे हैं। तो आज से शुरुआत करेंगे पहला चैप्टर जिसमें प्रेम घन की छाया स्मृति है। इसकी समरी भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस प्रश्न के जो प्रश्न उत्तर एग्जाम में जिस तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे कि इसकी सप्रसंग व्याख्या आ सकती है और बहुविकल्पात्मक प्रश्न इसमें से आ सकते हैं, साथ ही साथ इसके लघुत्रात्मक प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। तो वो वाले प्रश्न हम इसमें कंप्लीटली करेंगे और ये कंटिन्यू रहेगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि एक अपनी जो क्लास चलती थी, जो 2000 प्रश्नों की जो क्लास चलती है वो रेगुलर रहेगी। आप है ना, थोड़ी देर के बाद में आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो ये क्लास नहीं है और इसके बाद में अभी ये 6:30 बजे मिलेगी, आपको रेगुलर मिलेगी। ध्यान रखना, 6:30 बजे उठ के आपको आधे घंटे ये क्लास, आधे घंटे 15-20 मिनट की रहेगी, आपको देख लेनी है। अगर टॉपिक बड़ा हुआ तो आधे घंटे की रहेगी। और इसके बाद में 7:30 बजे मिलेगी हिंदी कंपलसरी की क्लास, वो भी ऐसे ही मिलेगी, है ना। वो भी उस क्लास को भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये हमारी क्लासें रहेगी, शेड्यूल रहेगा। और फिर अब आप 2 लाइव क्लासें होती है अपनी शाम को 7 बजे और 8:30 बजे, और 7:30 बजे रहती है अपनी इंग्लिश की क्लास। तो ये सारी क्लासें आपको इस तरीके से अटेंड कर लेनी है, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। और अब फटाफट से हम करते हैं शुरुआत। ये जो चैप्टर है प्रेम घन की छाया स्मृति, बच्चों में हल्का सा आपको बता दूं, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब, आपने नाम सुना होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है इनका। तो ये जब छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, किस तरीके से हिंदी के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति इनका रुझान जो है वो बढ़ा, और उस समय इनकी मित्र मंडली के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ उस समय जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, विशेष करके इस टॉपिक का नाम ही प्रेमघन है, तो प्रेमघन की छाया स्मृति। तो वो जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के साथ इनका परिचय होता है, वहां पे जाना, उनको पहली बार देखना, और फिर उसके बाद जो है वो भारतेंदु युगीन साहित्यों के बारे में चर्चा करते हैं। किस तरीके से इनको एक साहित्यिक परिवेश मिला था, जैसे घर में इनके पिताजी जो है वो रामचरितमानस और रामचंद्रिका किताबें लाया करते थे, सबके सामने पढ़ाते थे। इन समस्त चीजों का वर्णन किया, फिर कभी अपने आप को भी एक साहित्यकार मानने लग जाते हैं। तो ये इसका वर्णन जो है वो इन्होंने किया। और उस समय चूंकि हिंदी का समय नहीं था, है ना, उर्दू फारसी का जमाना था, और उस दौर में इन्होंने हिंदी को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये सारी चीजें इसमें है, एक एक करके हम इसमें खास खास चीजें मैंने शामिल करी है, वो अपन देख लेते हैं, फिर प्रश्न उत्तर करते हैं। तो देखो, सामान्य परिचय पहले हम जान लेते हैं इसका परिचय। इसमें क्या होता है कि प्रेम घन की छाया स्मृति आचार्य शुक्ल जी का एक संस्मरणात्मक निबंध है। अब आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, यहां से छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। पहली पंक्ति से पहला प्रश्न बनेगा कि ये जो प्रेम घन की छाया स्मृति है, ये साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? तो बच्चों, प्रेम घन की छाया स्मृति ये एक संस्मरणात्मक निबंध है। ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। इस निबंध में शुक्ल जी ने हिंदी भाषा और साहित्य की प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बड़ा रोचक वर्णन किया। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने नहीं देखा कि जब प्रेमघन जो है, एक दिन जब ये उनके छत पे बैठे सब लोग बातें कर रहे थे, और वो जो बत्ती थी वो जल करके धू धू करके जलने लग जाती है और नीचे गिर जाती है, लेकिन वो उठे नहीं। तो बड़ा एक हास्यास्पद चीजें क्रिएट हो जाती है। इसी तरीके से अपनी बातों में वक्रता लिए हुए आचार्य प्रेमघन जो है, उनके कई उदाहरण दिए गए हैं। साथ ही साथ नागरी भाषा के बारे में, नागरी जो बोली थी उसके बारे में यहाँ पे बात करी है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो यहाँ पे शुक्ल जी पेश करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि उनका बचपन साहित्यिक परिवेश से भरा पूरा था। क्यों भरा पूरा था? क्योंकि मैंने बता दिया, इस तरीके से चीजें उनके घर में आती थी, लाइब्रेरी से किताबें आती थी, और इनकी आसपास का जो माहौल था वो बिल्कुल साहित्यिक था। तो पिताजी की इनकी 2 रचनाओं के नाम आप याद रखिएगा, प्रश्न वहां से भी बन सकता है। प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि उनका बचपन जो है वो साहित्यिक परिवेश से भरा पूरा कैसे था। तो अपन आगे इसको पढ़ेंगे। प्रेम घन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को किस जो है वो अत्यंत अत्यंत प्रभावित किया था, जिस तरीके से अत्यंत प्रभावित किया था उसका वर्णन भी इन्होंने किया है। प्रेमघन यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, वो जो प्रेमघन बड़े प्रतिभाशाली एक कवि थे उस जमाने के, अपने जमाने के बड़े रईस व्यक्ति थे। तो इनके व्यक्तित्व ने, प्रेमघन के व्यक्तित्व ने क्या किया कि शुक्ल जी को और साथ ही साथ इनकी जो मंडली थी, इनके जो साथी थे, उन सबको प्रभावित किया।
नेक्स्ट है कि विशेष करके प्रेमघन के सानिध्य में उनका साहित्याकार निरंतर विकसित होता गया। प्रेमघन के सानिध्य का मतलब होता है उनके संपर्क में, और उनका मैंने किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब का साहित्याकार, मतलब एक साहित्यकार जो वो बने थे, तो वो इनके निरंतर मार्गदर्शन और संपर्क में रहने का प्रभाव था। अगला आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अब घर में साहित्यिक परिवेश कैसे था। यहाँ से एक बड़ा प्रश्न बन सकता है, इसलिए 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ढंग से सुनिए कि शुक्ल जी के पिताजी जो थे ये फारसी के अच्छे ज्ञाता थे और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी भी थे। अब देखो कुछ चीजें इसमें नहीं है, वो मैं आपको बोल करके या लिख करके बता दूंगा। अब ये फारसी के अच्छे ज्ञाता क्यों थे, क्योंकि उस जमाने में विशेष रूप से फारसी भाषा का ही प्रचलन था। साथ ही साथ ये जो पुरानी हिंदी है इसके बड़े प्रेमी थे। तो ये क्या करते थे कि कई फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाते थे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। फिर क्या होता है कि उन्हें फारसी कवियों की जो उक्तियां थी हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में बड़ा आनंद आता था। ये अपने पिताजी की बात कर रहे हैं, आचार्य शुक्ल साहब। फिर क्या होता था कि वे रात के समय घर के सब लोगों को एकत्रित करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका को पढ़ करके सुनाया करते थे। रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी का है, और रामचंद्रिका जो है बच्चों ये केशव दास का है ना, केशव दास का। तो ये जो बड़ी धार्मिक किताबें थी दोनों बच्चों, ये अपने परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करके, क्योंकि इसका प्रभाव तो रहता ही है, जब सब एक माहौल इस प्रकार का रहता है तो फिर परिवार का रुझान जो है वो उसी दिशा में होता है। उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक प्रिय लगते थे। किसको प्रिय लगते थे, आचार्य शुक्ल को। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेंगे, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। फिर देखो क्या लिखा है कि शुक्ल जी की आयु 8 वर्ष की थी। उस समय क्या हुआ कि इनका जो है ना, जब छोटे थे और ये सारी चीजें पढ़ते थे, तो आज ये लेखक जब 8 वर्ष के थे उस समय राजा हरिश्चंद्र, आपने नाम सुना होगा, एक सत्यवादी राजा हुए थे, तो वो थे राजा हरिश्चंद्र, और एक कवि हरिश्चंद्र भारतेंदु। तो इन दोनों में भेद नहीं कर पाता था। यहां से एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि जब छोटे थे, 8 वर्ष की आयु थे या बाल्यावस्था में, कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब किस में भेद नहीं कर पाते थे, तो राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये दोनों में इन्होंने माना ये दोनों एक ही होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हाँ, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है मिर्जापुर आगमन। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, उनके घर का माहौल देखा, उनके पिताजी के बारे में हमने पढ़ा। अब जब उनके पिताजी चूंकि नौकरी में थे, सर्विस में थे, राजकीय सेवा में थे, उनका ट्रांसफर हो गया वहां से, तो ये क्या हुआ कि मिर्जापुर आ गए। हमीरपुर से कहाँ चले गए इनके पिताजी, मिर्जापुर चले गए। तो शुक्ल जी के पिताजी का स्थानांतरण हमीरपुर से मिर्जापुर हो गया। ये चीज पे आपको याद रखनी है, यहां से प्रश्न बन सकता है कहां से कहां ट्रांसफर हुआ था। फिर क्या हुआ था है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र मिर्जापुर में रहते थे। भारतेंदु कौन से, जिनके नाटक इनके पिताजी घर में लेकर के आते थे और सुनाते थे। तो भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे, उनके एक उनके एक मित्र, मान लीजिए ये भारतेंदु है भाई, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है बच्चों। तो इनके एक मित्र जो थे, ये एक मित्र कहाँ रहते थे बच्चों, तो ये एक मित्र जो है वो मिर्जापुर में रहते थे। अब मिर्जापुर में क्या हुआ, क्योंकि हमीरपुर से मिर्जापुर गए थे, तो इसे मिर्जापुर में एक मित्र रहते थे जिनका नाम था प्रेमघन, जिनका नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जब आचार्य शुक्ल जब यहाँ अपने पिताजी के साथ गए, तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने, क्योंकि भारतेंदु से मिलना तो संभव नहीं था अभी इस समय, लेकिन चूंकि भारतेंदु के नाटक जब पढ़ते थे ना, तो कहा कि भाई इतने बड़े व्यक्ति हैं तो इनके मित्र यहाँ रहते हैं, तो चलो मित्र से मिल लेते हैं, क्योंकि मित्र जो है वो इनसे मिलते रहते हैं, तो हो सके उनसे भी संपर्क हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि उनका नाम था उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। तो देखो ये भी हिंदी के बड़े कवि थे, भारतेंदु के मित्र थे, हिंदी के बड़े कवि थे। एक दिन बालकों की मंडली एकत्रित करके शुक्ल जी चौधरी साहब के मकान की ओर चल दिए।
तो कहा भाई चलो मिलते हैं, इनसे मिलना संभव नहीं होगा तो इनसे ही मिल लेते हैं, दोस्त से ही मिल लेते हैं भारतेंदु के। तो फिर कुछ लोग इकट्ठे हुए, कुछ बच्चे इकट्ठे हुए, मित्र मंडली, और भारतेंदु जो प्रेमघन थे, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के घर की तरफ चले गए और वहां जाके उन्होंने देखना शुरू किया। तो काफी देर तक नीचे से खड़े रहे, नीचे से वहां ऊपर देखते रहे, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अचानक से एक मूर्ति जो है लताओं के बीच में है ना, लता प्रतान के बीच में एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी। मतलब जो मकान था उसके बीच में लताएं थी, बेलें जो होती है ना घर में, पिलरों से होते हुए ऊपर चढ़ रही थी, उसके बीच में एक व्यक्ति खड़ा था, दिखाई दिया, एक मूर्ति दिखाई दी। उनके कंधों पर बाल बिखरे हुए थे और हाथ जो है वो खंबे पर टिका हुआ था। आपने किताब में चित्र दिया हुआ कैसा है आप देख सकते हैं, कल्पना कर लीजिए कि उस तरह से वो व्यक्ति वहां पे जो खड़े थे वही थे आचार्य बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। थोड़ी देर के बाद देखते देखते यह मूर्ति ओझल हो गई और बस यही चौधरी साहब की पहली झलक थी। तो आप सोचो कि इस आचार्य शुक्ल कितना भाव था मन में कि मुझे तो बस जो है इनसे प्रेमघन से मिलना है, प्रेमघन को देखना है, प्रेमघन जैसा बनना है। भारतेंदु के नाटक जब पढ़े तो इतने प्रभावशाली नाटक थे कि इन्होंने सोचा कि भाई हम भी नाटक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम भी अगर कोशिश करें हम भी उस व्यक्ति से मिल सकते कि नहीं मिल सकते। तो इसी तरीके से आपको भी अपने एग्जाम को ध्यान में रख करके सारी चीजें करनी है, आपको भी अपना टारगेट फिक्स कर लेना है, आपको भी मेहनत करनी है। आप जितना प्राप्त करना चाहते हो उतनी आपको कल्पना करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, अपना टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। और ध्यान रखना टारगेट हमेशा बड़ा रखना है, 100% प्राप्त करना है, 90-95 कुछ नहीं, हम तो 100% प्राप्त करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को अपने साथियों के साथ भी आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, मैं जब आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, बिल्कुल निःशुल्क मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पे तैयारी करवाता हूं, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आपके जो भी साथी हैं उन तक इस क्लास को शेयर करिए, दबा के करिए, धाप धाप के कर लीजिए, बाकी नहीं रहे कुछ भी। तो इस तरीके से वो बच्चे भी अपने साथ जुड़ करके वो भी तो अपना भला कर सके, उनकी भी तो तैयारी हाई लेवल तक जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज हमारा क्या है बच्चों कि अब अगला जो हम यहाँ पे जैसे पॉइंट वाइज ले रहे, तो एक पंडित केदारनाथ थे, केदारनाथ पाठक, उनका एक पुस्तकालय था। ध्यान से समझिएगा, यहां से प्रश्न बनेगा कि देखो इनके पिताजी जो है ना वो तो अलग पुस्तकालय से किताबें लाते थे, और ये जो है आचार्य शुक्ल ये किसी अलग पुस्तकालय से किताबें लाते थे। तो आचार्य शुक्ल जब कॉलेज के दिनों में थे, जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, अब बड़े हो गए ना, हमीरपुर से मिर्जापुर जा चुके हैं, बड़े हो गए, कॉलेज में पढ़ते हैं, और वो पढ़ते थे क्वींस कॉलेज में। इस कॉलेज का नाम भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। तो क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे, पंडित केदारनाथ पाठक के पुस्तकालय से पुस्तकें ला करके पढ़ने लगे। तो वहीं पर एक पुस्तकालय था जो कि पंडित केदारनाथ ने स्थापित किया था। उस पुस्तकालय से ये भी जब बड़े हुए तो किताबें ला करके पढ़ने लगे। और एक बार लेखक की उनसे भेंट काशी में हो गई। किसकी भेंट किससे हो गई? आचार्य शुक्ल की भेंट जो है वो पंडित केदारनाथ से हो गई। कहां पे हो गई थी? काशी में। ध्यान रखना, अभी ये मिर्जापुर में रह रहे हैं, पहले हमीरपुर में थे, फिर मिर्जापुर आए, और मिर्जापुर से किसी शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इनके पिताजी ने किसी व्यक्ति के साथ में इनको काशी भेजा था। तो काशी में जब क्या हुआ कि एक दिन ये देखते हैं कि पहले मिले हुए तो थे क्योंकि रोज इनके पुस्तकालय में जाते थे, तो वहां पे काशी में उनसे मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ कि उस समय भी भारतेंदु जी के मकान से ही निकल करके आए थे। कौन? ये पंडित केदारनाथ जो है वो भारतेंदु के मकान से निकल करके आ रहे थे। तो बार बार देखो एक भारतेंदु का नाम आ रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनके नाटक पढ़ते थे पहले, साथ ही साथ उनके मित्र कहाँ रहते थे? उनके मित्र मिर्जापुर में रहते थे, आचार्य बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। दूसरे व्यक्ति पंडित केदारनाथ, ये भी जो है भारतेंदु के मकान से निकल करके आ रहे थे। तो आखिर चीजें भारतेंदु की तरफ जा रही है, सारी की सारी चीजें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना जो है अगला स्लाइड है कि समवयस्क हिंदी प्रेमियों की खासी मंडली। अब अपनी उम्र, समवयस्क का मतलब होता है अपनी उम्र की जो बच्चे थे उनकी उन्होंने एक टुकड़ी बना ली, एक मंडली बना ली, एक फ्रेंड सर्किल बना लिया। लेखक को समवयस्क हिंदी प्रेमियों की खासी मंडली मिल गई। इनके जैसे जैसे अच्छे जो हिंदी के जो प्रेमी थे, हिंदी जानने की जो इच्छुक बच्चे थे, हिंदी सीखने के जो इच्छुक थे, उनकी एक क्या हो गया, एक मंडली मिल गई। और इसमें प्रमुख कौन कौन था? क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक की हिंदी मंडली या लेखक की हिंदी प्रेमी मंडली में कौन कौन लोग शामिल थे? तो इनमें थे काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी आदि। तो ये चार नाम तो आप याद रखिएगा।
उसके बाद तब शुक्ल जी स्वयं को लेखक मानने लगे थे। अब धीरे धीरे जब बड़े हो गए, कॉलेज पढ़ने लगे, साथ ही साथ इतनी सारी इनकी मंडली भी हो गई और बहुत हिंदी की तरफ इनका रुझान बढ़ चुका था और जो है अब अपने आप को भी ये एक लेखक मानने लगे थे। उन्हीं दिनों लेखक के मोहल्ले में एक मुसलमान सब जज आ गए। अब पहले क्या होता था कि फारसी भाषा जो है विशेष करके कोर्ट वगैरह में या जितने सरकारी दफ्तर होते थे वहाँ पे फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब मिर्जापुर में जहाँ आचार्य शुक्ल रहते थे तो ये जो रहते थे ना वहाँ पे सारे लोग इसी प्रकार के थे, कोर्ट में रहने वाले, पुलिस विभाग के और बड़े बड़े जो मुख्तार वकील, ये लोग जो वहाँ पे रहते थे। और यहीं पर एक सब जज आए थे नए नए रहने के लिए। उन्होंने शुक्ल जी की सूरत देखते ही जान लिया कि यह हिंदी प्रेमी है। अब उस जमाने में जो हिंदी प्रेमी होते थे ना उनका उनका एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि जो हाव भाव होता था वो अलग टाइप का होता था। उनके कपड़े पहनने का उनका जो रिवाज था वो अलग था, उनके बाल अलग टाइप से हुआ करते थे। उसे देखते पता चल जाता भाई ये हिंदी प्रेमी है, ये हिंदी का जो है वो व्यक्ति है। बातचीत में वे लोग प्राय निसंदेह शब्द का प्रयोग करते थे। तो ये इनकी जो मित्र मंडली थी, ये मित्र मंडली जब भी बातचीत करती थी बीच में निसंदेह शब्द तो ये घुसेड़ देते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो भी लोग सुनते थे ना उनको वो अब उनको पहचानने लगे भाई ये निसंदेह मंडली है, ये निसंदेह लोग हैं। तो अब शुक्ल जी जिस बस्ती में रहते थे उसमें अधिकतर वकील थे, मुख्तार थे, कचहरी के लोग थे और उन्होंने अब शुक्ल जी की मंडली का नाम ही निसंदेह मंडली रख दिया। यहां से प्रश्न बनेगा बच्चों कि उन्होंने निसंदेह मंडली क्यों कहते थे? तो निसंदेह मंडली इसीलिए कहते थे क्योंकि ये मित्र मंडली जो थी ये बात बात में निसंदेह शब्द का प्रयोग करते थे। हर बात में निसंदेह शब्द जो है वो बीच में लगा देते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहां पे क्या होता है कि प्रेम घन के साथ इनका परिचय। अभी तो इन्होंने पहली बार जब प्रेम घन को देखा था तो दूर से ही जो है वो घर के नीचे से उन्होंने ऊपर देखा था, तो वहां पे एक बार एक झलक देख ली थी। परिचय कैसे होता है? तो उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से लेखक का अच्छा परिचय हो गया। अब तो फिर रोज मिलने लगे, रोज आने जाने लगे, ये भी बड़े अपने आप को लेखक मानने लगे, तो लेखक लेखक से तो मिलेगा ही। चौधरी साहब एक अच्छे खासे रईस थे। अब चौधरी साहब की विशेषता बता रहा है, ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है उनकी 4 विशेषता बताइए, 3 विशेषता बताइए, 5 विशेषता बताइए। तो उनका व्यक्तित्व कैसा था ये आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो इस चैप्टर में से ना खास खास प्रश्न कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूं। जो भी टॉपिक होता है, जो भी अध्याय होता है, जो पाठ होता है, उस पाठ का मूल संदेश क्या होता है, एक तो ये प्रश्न बनता है। आप चाहे कोई भी टॉपिक उठा के लिख लीजिए, उसमें से ये बनेगा। और अगर ये एक प्रश्न आपने तैयार कर लिया ना तो आपका इससे रिलेटेड बाकी सारे प्रश्न अगर आपके बनते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग कर लोगे, क्योंकि मेन तो एक प्रश्न ये होता है। दूसरा होता है कि उसमें कौन कौन पात्र हैं। अगर किसी पाठ में 2, 3, 4 पात्र हैं तो उनमें से किसी की विशेषता पूछी जा सकती है, उसमें से उसकी किसी की खासियत पूछी जा सकती है, उसमें से उस व्यक्ति के बारे में उसके बचपन के बारे में पूछा जा सकता है। तो वो जो काम करता है उससे के इर्द गिर्द प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो चौधरी प्रेमघन साहब हैं, क्योंकि पाठ का नाम ही तो यही है ना, प्रेमघन की छाया स्मृति। छाया स्मृति का मतलब क्या है? उनकी जो यादें हैं आचार्य शुक्ल के दिमाग में, वही छाया स्मृति है। छाया का मतलब फोटो होता है। तो एक दृश्य, जो पिक्चर जो उनके दिमाग में है, उसी पिक्चर की बात कर रहे हैं। तो अब चूंकि पाठ का नाम ही जब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के ऊपर है तो प्रश्न इनके ऊपर बनना स्वाभाविक है। तो इनकी विशेषता आ सकती है। तो विशेषता कैसी थी? उस जमाने के बड़े रईस आदमी थे, बड़े धनवान व्यक्ति थे। कौन? चौधरी प्रेमघन साहब। तो पहली विशेषता तो ये गई। उसके बाद दूसरी क्या है कि उनकी हर अदा से उनका बड़प्पन झलकता था। बड़े एकदम ऐसे मस्त मौजी आदमी थे। उसके बाद कंधों तक उनके बाल लटकते थे। कवि थे ना भाई, हिंदी के कवि थे। उस जमाने में कवियों का रुतबा अलग ही होता था। उनका पहनावा, उनका खान पान, उनकी शैली सब कुछ अलग हुआ करता था। तो कंधे तक बाल लटकते थे। उनकी बातों में विलक्षण वक्रता झलकती थी। मतलब हर बात में टेढ़ापन होता था, हर बात में जो है ना कुछ और ही अर्थ निकलता था। तो ये वक्रता होती थी। वे प्राय लोगों को बनाया करते थे। अब देख लो कितनी सारी विशेषताएं, एक एक पॉइंट बना करके आप इस तरीके से विशेषता लिखते जाते हो तो 2, 3, 4 पूछी जाएगी। यहाँ तो दुनिया भर की लिखी हुई है। उसके बाद अब देखो, प्राय बनाया करते थे का मतलब क्या होता था? लोगों को थोड़ा सा उल्लू बनाते थे, मूर्ख बनाते थे।
उन्हीं दिनों एक प्रतिभाशाली कवि थे वामनाचार्य गिरि। इनका नाम भी याद रखना, पूछा जा सकता है कि एक प्रतिभाशाली कवि कौन थे, तो वो थे आचार्य वामनाचार्य गिरि। इससे रिलेटेड जो प्रश्न करेंगे ना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों। आगे नेक्स्ट लिखा है कि वे चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ रहे थे कि अंतिम छंद नहीं बन पा रहा था। कौन जोड़ रहे थे? ये प्रतिभाशाली कवि आचार्य वामनाचार्य गिरि। ये क्या कर रहे थे? ये इस इन्हीं प्रेम घन के ऊपर एक कविता बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? क्योंकि रोज रोज लोगों को मूर्ख बनाया करते थे, रोज रोज लोगों को बनाया करते थे। तो भाई ये भी तो प्रतिभाशाली थे ना, इन्होंने कहा मैं इनके ऊपर एक कविता बनाता हूं। तो कविता तो बना रहे थे लेकिन अंतिम छंद नहीं बैठ रहा था। उसी समय क्या हुआ कि उन्होंने चौधरी साहब को अपने बरामदे में कंधों पर बाल चिटका कर खड़े दिखाई दिए। दूर से देखा तो बरामदे में खड़े हैं, ऐसे कंधे पे बाल लटक रहे, लंबे लंबे बाल। और उसी समय ये जो छंद बना रहे थे ना, ये छंद पूरा हो गया। ये कविता की अंतिम पंक्तियां पूरी हो गई। कैसे पूरी हो गई? क्या लिखा? और उन्होंने जब वो दृश्य देखा तो दृश्य देखते ही जैसे कि ऐसे कोई मुगल काल की कोई नारी खड़ी हो, ऐसे लिखा कि खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। खंबा टेकी का मतलब होता है जैसे खंबे का सहारा लेकर के ऐसे खड़े हैं जैसे कि मुगलों की कोई महिला, मुगलों की कोई नारी। तो ये इस तरीके से इन्होंने। अब देखो यहां से प्रश्न बनेगा कि भाई ये बात किसके लिए कही थी? तो ये कथन जो है ना कि खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, ये कथन जो है वो वामनाचार्य गिरि ने प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के लिए कहा था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो यहां पे क्या लिखा है कि लेखक के सहपाठी, लेखक कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब। इनके सहपाठी थे पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, भगवान दास हालना और भगवान दास मास्टर। इन तीनों ने या इन सभी ने मिलकर के, इन चारों ने मिलकर के एक किताब छापी थी। उस किताब का नाम था उर्दू बेगम। ये किताब ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उर्दू बेगम क्या था। तो उर्दू बेगम नाम की किताब इन्होंने छापी थी। बड़ी मनोविनोदपूर्ण हास्यास्पद किताब थी। इसमें उर्दू की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रचार आदि का वृतांत एक कहानी के रूप में दिया गया है। यह भी प्रश्न बनता है कि उर्दू बेगम का किताब किससे संबंधित है। फिर देखो कि उपाध्याय जी है। उपाध्याय कौन? वही बद्री नारायण चौधरी उपाध्याय प्रेमघन। ये नागरी को भाषा मानते थे। यहां से प्रश्न बनेगा कि नागरी को भाषा कौन मानता था? तो प्रेमघन जो है वो नागरी को भाषा मानते थे। क्या कहते थे? उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई है वही नागरी कहलाई है। इस लाइन को याद रखना। पूछा जा सकता है कि नागरी भाषा के बारे में आचार्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का क्या मत था, क्या कथन था, उन्होंने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि जो नागर अपभ्रंश है, भाषा का अपभ्रंश रूप जो होता है, उससे जो श्रेष्ठ लोगों की, जो पढ़े लिखे लोगों की, जो उच्च कुलीन लोगों की जो भाषा विकसित हुई है, उसी भाषा को क्या कहते हैं? उसी को हम नागरी कहते हैं। वे मिर्जापुर न लिख करके मिर्जापुर लिखा करते थे। तो देखो ये नहीं लिखते थे, ये ऊपर र जा रहा है ना, इसको ऐसे नहीं लिखते थे। तो कैसे लिखते थे? इनको लिखते थे मिर्जापुर। क्यों लिखते थे मिर्जापुर? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताते हुए इसका अर्थ यह बताते हैं। मीर का मतलब होता है समुद्र। ये जो मीर है बच्चों, इस मीर का मतलब होता है समुद्र। ध्यान से समझना, ये अंतिम जो है ना, ये यहां से प्रश्न बन सकता है। मीर का मतलब होता है समुद्र। जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। कहां पे? समुद्र में जन्म लेने वाली, यानी समुद्र की पुत्री। जा का मतलब होता है पुत्री। तो पुत्री कौन थी? समुद्र की पुत्री कौन थी भाई? लक्ष्मी, है ना। लक्ष्मी कहाँ रहती है? समुद्र में। भगवान विष्णु के साथ में उस शेषनाग के सैया पर समुद्र में। तो समुद्र की पुत्री कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन? धन दौलत, है ना। और पूर का मतलब होता है निवास। पूर का मतलब क्या होता है भाई? पूर का मतलब होता है निवास। निवास मतलब रहना। तो जहां पे समुद्र की पुत्री रहती है, कौन? लक्ष्मी। तो इसका मतलब क्या है? मिर्जापुर का मतलब क्या है? लक्ष्मीपुर। मिर्जापुर का मतलब है जहां लक्ष्मी रहती है। तो मिर्जापुर का अर्थ है लक्ष्मीपुर। ठीक है, तो ये हमने इसका एक सारांश रूप में पढ़ा है। अब हम करेंगे इसके प्रश्न। किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं? ये जो चैप्टर इस तरीके से हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। और बच्चों जब ये अपना सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, 4-4, 5-5 चैप्टर एक साथ लेकर के उससे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, इसके अलावा
जो हमने आज की क्लास में शामिल किए, इसके अलावा वो सारे प्रश्न करेंगे और आपकी 100% ऐसी तैयारी करवाऊंगा बच्चों, आप पूछो मत, बहुत ही आपका जो है वो एकदम क्लियर जो है वो कोर्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम करेंगे प्रश्न। पहला प्रश्न है कि प्रेम घन, पहला प्रश्न है बच्चों प्रेम घन, प्रेम घन की छाया स्मृति हिंदी साहित्य की कौन सी विधा, हिंदी साहित्य की कौन सी गद्य विधा है ना, गद्य विधा कौन सी है, क्योंकि गद्य और पद्य दो भाग हो गए, तो हिंदी साहित्य की गद्य विधा में कौन सी विधा में जाएगा। आप ऑप्शन 1 है कि संस्मरणात्मक कहानी है, ऑप्शन 2 है कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, संस्मरणात्मक निबंध है, या फिर संस्मरणात्मक नाटक है। तो बच्चों देखो पहली पंक्ति हमने पढ़ी थी कि प्रेम घन की छाया स्मृति आचार्य शुक्ल का एक संस्मरणात्मक निबंध है, याद होगा आपको। तो सही जवाब रहेगा बच्चों ऑप्शन स, ये जो है इनका क्या है, एक संस्मरणात्मक निबंध है। अब संस्मरणात्मक निबंध क्या होता है बच्चों कि यादों के आधार पर, जो पुरानी याद है उसके आधार पर जब हम कोई चीज लिखते हैं तो वो संस्मरणात्मक निबंध कहलाता है। यहां से एक चीज और बन सकती है कि ये जो प्रेम घन की छाया स्मृति है, इसका इसको आप इसकी सार्थकता सिद्ध कीजिए। प्रेम घन की छाया स्मृति से क्या तात्पर्य, तो मैंने आपको बता दिया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दिमाग में जो प्रेम घन, या फिर यूँ कह सकते बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के बारे में जो इनसे पहले मुलाकात, उनके संपर्क में आना, उनके संपर्क में आने के बाद इनके आचार्य शुक्ल के व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया, हिंदी के प्रति इनका जो रुझान बढ़ा, इन सारी चीज़ों का बड़ा रोचक वर्णन किया है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया है प्रेम घन की छाया स्मृति। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो देखो हमने इस खूब सारी विशेषताएं पढ़ी थी, इसमें से कौन सी एक नहीं है कि वे खानदानी रईस थे, बिल्कुल खानदानी रईस थे। आपने देखा होगा जब भी वो चलते थे तो मुंह में उनके पान होती थी और एक बच्चा पीछे पीछे पान की तस्तरी हाथ में लिए घूमता था, वो चित्र जो किताब में आपने देखा है। तो बड़े रईस आदमी थे और साथ ही साथ दूसरा क्या होता था कि अपने घर में जो भारतीय जो त्यौहार होते थे वो वहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते थे, त्योहार मनाए जाते थे। फिर है कि वे अपने संपूर्ण कार्य स्वयं करते थे, ना भाई ना, ये तो बिल्कुल नहीं करते थे, खुद अपना कोई काम नहीं करते थे। आपने देखा नहीं जब वो सब लोग बैठे थे एक दिन छत पे और बत्ती जब धप धक करके जलने लगी तो नौकर को आवाज लगाई लेकिन खुद नहीं उठे, तो ये तो नहीं था, तो ये इसका गलत है। फिर क्या है कि वे कवि हृदय के साथ बोलने में वक्र थे, बिल्कुल वक्र थे, और वे नागरी भाषा को के कट्टर समर्थक थे, बिल्कुल कट्टर समर्थक थे। तो अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब कि वे अपने संपूर्ण कार्य स्वयं करते थे। ये गलत है, ये इनके जीवन की विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी काम खुद नहीं करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का एक पुस्तकालय किसने खोला था? ऑप्शन 1 है पंडित केदारनाथ पाठक ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, पंडित बालकृष्ण शर्मा ने, या वामनाचार्य गिरि ने। तो बच्चों बताइए कि आचार्य शुक्ल जब मिर्जापुर चले गए थे, वहाँ पे जब वो कॉलेज के दिनों में थे, तो कॉलेज के दिनों में वो किसी पुस्तकालय से किताबें ला करके पढ़ते थे, और वो व्यक्ति थे पंडित केदारनाथ पाठक। याद होगा आपको कि यही पंडित केदारनाथ पाठक से आचार्य शुक्ल यानी लेखक की मुलाकात एक बार काशी में हुई थी, और काशी में जब वो भारतेंदु के घर से निकल करके आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया अपना तीसरा। फिर आगे देखो क्या लिखा है। अब देखो ये है ना कि निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। एक आपकी व्याख्या पूछी जाएगी गद्य भाग से परीक्षा में, एक व्याख्या पूछी जाएगी आपके पद्य भाग से एग्जाम में, और 6 प्रश्न रहेंगे अति लघुत्रात्मक। तो ये जो एक गद्यांश है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। 6 में से 6 नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो अभी है ना, इसमें तो हम इस पे यहाँ पे सप्रसंग जो व्याख्या करेंगे ना, तो इसमें संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करनी है, विशेष कैसे लिखना है, सारी चीजें देखने वाले हैं। तो ये है गद्यांश। आप इसे तो पढ़ लीजिए कि चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था। किसका परिचय हो गया था? आचार्य शुक्ल का। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपको दिया हुआ रहेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी भी ऐसे पढ़ना चाहो तो आप लोग इसे देख सकते हो। अब जब आपको लिखना है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी
लिखनी है तो बच्चों हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें लिखना है संदर्भ। अब देखो आपने, मैं थोड़ी सी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जैसे मान लीजिए ये 6 नंबर का आपका सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है, तो इसमें 2 नंबर की आपकी ऐसे रहते हैं, 2 + 4 बराबर करके 6 रहते हैं, तो 2 नंबर रहते हैं आपके संदर्भ और प्रसंग के, 4 नंबर रहेंगे आपकी व्याख्या के। तो आपके जब अलग अलग नंबर है तो आपको अलग अलग तरीके से लिखना है, संदर्भ अलग लिखना है, प्रसंग अलग लिखना है, ध्यान रखना। वैसे कुछ बच्चे एक साथ लिखते चल जाएगा, एक साथ लिख करके भी आपको वही सारी चीजें जब आप डाल रहे हो बुक उसमें नोटबुक में तो अलग अलग ही क्यों नहीं लिखो, ठीक है। संदर्भ प्रसंग ऐसे लिखा जाता है, आजकल तो चला लेते हैं, बाकी पहले जो होते थे ना एग्जामिनर नहीं मानते थे, पुराने जो हिंदी के टीचर होते थे बड़े ज्ञाता लोग, वो बिल्कुल इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो इस संदर्भ लिखना होता है, और संदर्भ में क्या लिखेंगे, ये जो पंक्तियां हैं ये हमारी पाठ्य पुस्तक के इस अध्याय के उस भाग से ली गई है और इसके लेखक कौन है ये है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रेम घन की छाया स्मृति शीर्षक संस्मरणात्मक निबंध से उद्धृत है, लिया गया है। अब देखो इसमें सारी चीज आ गई, किताब का नाम आ गया, लेखक का नाम आ गया, और साथ ही साथ उस अध्याय का नाम आ गया, इतनी सारी चीजें आ गई। फिर हम लिखेंगे प्रसंग, प्रसंग में वो ये जो संदर्भ है ना वो दिखाना है। तो इसमें क्या करेंगे कि इस प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिर्जापुर में रहते हुए उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से अपने घनिष्ठ परिचय का वर्णन किया है। तो उनसे जो मुलाकात हुई, उनसे मित्रता हुई, उनसे परिचय हुआ, उन सारी चीज़ों का वर्णन जो है वो इसमें किया है। और अब देखो क्या लिखना है, अब यहाँ पे जो है वो व्याख्या दी हुई है, तो आप इस व्याख्या को पढ़ लेना। मैं सारी चीज़ें पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आप कंप्लीटली अच्छी तरह से लिखा हुआ है, इसे केवल पढ़ना है ना। शुक्ल जी कहते हैं कि उनका अब तक चौधरी साहब से अच्छी तरह परिचय हो गया था, उनके यहाँ शुक्ल जी का आना जाना अब एक लेखक की हैसियत से होता था, एक लेखक के रूप में होता था। तो ये आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अब नीचे जब आगे बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दी हुई है ये भी इसको पढ़ लेना, ये कंटिन्यू है। और फिर अब यहाँ पे दिया हुआ विशेष, तो विशेष में आपको ये ऐसे 2-3 पॉइंट बना करके लिखना है। अब ये पॉइंट जो आप पढ़ोगे, गद्यांश पढ़ोगे, तो वहाँ पे जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि भाई ये चीज ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ से 2-3-4 पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। तो ये इसके तरीके से करनी है सप्रसंग व्याख्या। और एक और प्रश्न है कि लेखक रामचंद्र शुक्ल के बचपन के साहित्यिक वातावरण का वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों कि जब आचार्य शुक्ल जब छोटे थे बचपन में, तो बचपन में इनके घर में साहित्यिक वातावरण था। कैसे था कि इनके पिताजी फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी भी थे। और क्या होता था, इनके घर में प्राय रात्रि में सभी लोगों को इकट्ठे करके, सदस्यों को इकट्ठा करके इनके पिताजी रामचरितमानस और रामचंद्रिका इनको पढ़ा करते थे, पढ़ करके घर के सभी सदस्यों को सुनाते थे। भारत जीवन प्रेस की छपी सभी हिंदी पुस्तकें लेखक के घर आती थी। तो ये ध्यान रखना, इस प्रेस का नाम पूछा जा सकता है, किस प्रेस की किताबें लेखक के घर आती थी, तो भारत जीवन प्रेस। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ पाठक ने एक पुस्तकालय खोला था और वहां से पुस्तकें ला ला करके आचार्य शुक्ल पढ़ते थे। तो ये है इनके साहित्यिक परिवेश, इनके बचपन का साहित्यिक परिवेश, चारों तरफ साहित्य ही साहित्य, चारों तरफ इसी प्रकार की बात है। तो एक माहौल इस प्रकार का क्रिएट होता है कि व्यक्ति जो है वो उसमें क्या हो जाता है, उसी रूप में ढल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों छठा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के व्यक्तित्व की प्रमुख 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो हमने तो कई सारे विशेषताएं देखी थी, आपको तो खाली 3 लिखनी है। लिख सकते हैं कि प्रेमघन एक खानदानी रईस थे, है ना, इस कारण वे पूरे ठाट बाट में रहते थे और नौकरों से सारा काम करवाते थे। हिंदी कवि हृदय थे और बोलने में वक्रता थी, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते थे। प्रेमघन जी भारतेंदु मंडल के साहित्यकार थे और भारतेंदु जी के परम मित्र थे और नागरी भाषा के कट्टर समर्थक थे। तो ये जो चीजें हैं वो आपको बच्चों इसमें लिखनी है। तो अब देखो ये हमने किए, ये हमारी आज की क्लास कैसी लगी, ये क्लास आप जरूर बताइएगा। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि 6:30 बजे एवरीडे अपनी ये क्लास रहेगी, है ना। मॉर्निंग में आपको ये जो है वो क्लास रहेगी और ये है अपनी क्लास चाय पत्ती वाली क्लास। इसके बाद में 7:30 बजे आपको मिलेगी हिंदी, 7:30 बजे आपको मिलेगी हिंदी अनिवार्य की क्लास, ठीक है। और हिंदी अनिवार्य में भी अब हम इसी तरीके से जो है वो इसको करेंगे कंप्लीट अपना कोर्स का रिवीजन। ये है हिंदी साहित्य की और ये है हिंदी अनिवार्य की। आप ये टाइम नोट कर लीजिए, इस टाइम आपको क्लास मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद अपनी जो लाइव क्लासें होती है, तो 2 लाइव क्लासें रहती है। एक रहती है पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास रहती है बच्चों, ये रहती है शाम को 7 बजे।
और ज्योग्राफी की जो लाइव क्लास रहती है वो रहती है अपनी शाम को 8:30 बजे। इसके अलावा जो अपनी क्लास रहेगी बच्चों, एक इंग्लिश की क्लास रहेगी, और इंग्लिश में भी हमने चैप्टर वाइज जो बोर्ड का पैटर्न है उसके अनुसार पढ़ना शुरू किया है। ये क्लास मिलेगी आपको शाम को 7:30 बजे। ये क्लास आपको शाम को 7:30 बजे मिलेगी। इसके अलावा जो हिंदी कंपलसरी और हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्नों की सीरीज है, और साथ ही साथ हिस्ट्री की 5000 प्रश्नों की सीरीज है, वो भी मैं आपको अवेलेबल कराता रहूँगा। वो दिन में कभी भी आपको मिलेगी, बाकी इनका तो टाइम रहेगा फिक्स। तो इस तरीके से हम एक एक टॉपिक करके आगे बढ़ेंगे और बोर्ड के एग्जाम्स के लिए हम कंप्लीटली प्रिपरेशन करेंगे। तो बच्चों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास को जरूर शेयर करिएगा। और ये कंप्लीट जो कोर्सेज है ना, आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। अपना ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से अपना ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट कोर्स, केवल नोट्स, सब कुछ जो है वो इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एक नंबर है, आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पे मैसेज करेंगे आप 9079622989। इस नंबर पे मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी सारी लिंक्स मिल जाएगी, वेबसाइट की लिंक, ऐप की लिंक, कोर्सेज की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।